अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जीएससी 201 का लेक्चर नंबर 17, 18 और 19 को कंबाइन करके डिटेल में समझेंगे। ये लेक्चर्स फाइनल टर्म प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इनमें चेंजेस ऑफ स्टेट यानी मैटर की हालत में तब्दीली, हीटिंग, आइस एक्सपेरिमेंट, स्ट्रक्चर्ड इंक्वायरी, गाइडेड इंक्वायरी, बॉइलिंग, मेल्टिंग, एवोपोरेटिंग, कंडेंसेशन, फ्रीजिंग और पर्टिकुलेट मॉडल ऑफ मैटर जैसे कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन किए गए हैं। इस लेक्चर में फोकस ये है कि साइंस को सिर्फ थ्योरी के तौर पर नहीं बल्कि ऑब्जर्वेशन, मेजरमेंट, डेटा रिकॉर्डिंग, ग्राफिंग, डिस्कशन और रिफ्लेक्शन के जरिए समझा जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टीचर को ये समझना होता है कि बच्चे किसी कॉन्सेप्ट के बारे में पहले से क्या सोच रहे हैं। इस टॉपिक में रिसर्च बताती है कि बच्चों के जहन में चेंजेस ऑफ स्टेट के बारे में कुछ कॉमन मिसकंसेप्शंस होती हैं। बच्चे अक्सर ये समझते हैं कि स्टेट चेंज जो है ये किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर से रिलेटेड नहीं होता। कुछ बच्चे ये भी समझते हैं कि पानी हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस पर ही बॉईल होता है। इसके अलावा जब पानी बॉईल हो रहा होता है और हीट ज्यादा कर दी जाए तो बच्चे ये सोचते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर उनके जहन में हीट और टेम्परेचर का जो कॉन्सेप्ट है वो मिक्स हो जाता है। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट मिसकॉन्सेप्शन जो है वो ये होता है कि जब पानी एवोपरेट होता है तो वो डिसअपियर हो जाता है। असल में पानी डिसअपियर नहीं होता बल्कि लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, कुछ बच्चे ये भी समझते हैं कि जब मैटर स्टेट चेंज करता है जैसे सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस तो उसका मास या वेट लूज हो जाता है। टीचर का काम यह है कि वो इन प्रियोर आइडियाज को आइडेंटिफाई करे और फिर एक्टिविटीज, एक्सपेरिमेंट्स और डिस्कशंस के थ्रू बच्चों की अंडरस्टैंडिंग को साइंटिफिक डायरेक्शन में लेके जाए। इस यूनिट में सिर्फ कंटेंट नॉलेज नहीं दी जा रही बल्कि साइंटिफिक स्किल्स भी डेवलप की जा रही हैं। स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व करना सिखाया जाता है, यानी अपने सेंसेस का यूज करके चीजों को केयरफुली देखना, फील करना और समझना। स्टूडेंट्स को थर्मोमीटर के जरिए टेम्परेचर मेजर करना, स्टॉप वॉच के जरिए टाइम इंटरवल नोट करना और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के जरिए मास मेजर करना सिखाया जा रहा है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स क्वेश्चंस रेज करते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं, प्रेडिक्शंस करते हैं, अपने फाइंडिंग्स इंटरप्रेट करते हैं और फिर उन फाइंडिंग्स को वर्ड्स, पिक्चर्स, टेबल्स और ग्राफ के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। यही जो है ये साइंटिफिक इंक्वायरी का कोर है। साइंस में सिर्फ आंसर याद करना इंपॉर्टेंट नहीं होता बल्कि ये समझना इंपॉर्टेंट है कि आंसर तक कैसे पहुंचना है। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड एंड गाइडेड इंक्वायरी की तरफ आते हैं। इस लेक्चर में इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। स्ट्रक्चर्ड इंक्वायरिंग में स्टूडेंट्स को क्वेश्चंस और प्रोसीजर्स टीचर की तरफ से दिए जाते हैं लेकिन डेटा वो खुद कलेक्ट करते हैं, यानी स्टूडेंट्स जो है वो खुद कलेक्ट करते हैं और एविडेंस की बेस पर कंक्लूजन्स भी खुद बनाते हैं। गाइडेड इंक्वायरी में क्वेश्चन टीचर दे सकता है लेकिन स्टूडेंट्स इन्वेस्टिगेशन प्लान करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं और एविडेंस बेस्ड कंक्लूजन्स बनाते हैं। इस अप्रोच का फायदा ये है कि स्टूडेंट सिर्फ टीचर की बात एक्सेप्ट नहीं करते बल्कि खुद ऑब्जर्व करते हैं, खुद डेटा कलेक्ट करते हैं और फिर अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं। इससे बच्चों में साइंटिफिक थिंकिंग, लॉजिकल रीजनिंग और इंडिपेंडेंट थिंकिंग जो है वो डेवलप होती है। टीचिंग साइंस में डिफरेंट पेडागोजिकल अप्रोचेस यूज होती हैं। सबसे पहला अप्रोच है डायरेक्ट टीचिंग। डायरेक्ट टीचिंग टीचर सेंटर्ड अप्रोच होती है। इसमें टीचर स्टूडेंट को डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन देता है जैसे थर्मामीटर यूज करना, स्टॉप वॉच रीड करना या ग्राफ बनाना। लेकिन डायरेक्ट टीचिंग का मतलब सिर्फ लेक्चर देना नहीं होता। टीचर को स्टूडेंट्स को एंगेज भी रखना होता है और ये चेक करना होता है कि स्टूडेंट्स फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं या नहीं। ठीक है, दूसरी अप्रोच आ जाती है डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में टीचर खुद एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करता है लेकिन स्टूडेंट की इन्वॉल्वमेंट भी साथ साथ जरूरी होती है। अगर टीचर एक्सपेरिमेंट कर रहा है और स्टूडेंट सिर्फ देख रहे हैं तो लर्निंग फिर लिमिटेड हो जाएगी। ठीक है, इसलिए डेमोन्स्ट्रेशन में टीचर क्वेश्चंस पूछ सकता है, स्टूडेंट से प्रेडिक्शंस ले सकता है, ऑब्जर्वेशन डिस्कस करवा सकता है और उनको थिंकिंग में इन्वॉल्व कर सकता है। ठीक है, थर्ड जो आ जाता है मेथड वो है इंक्वायरी।
इंक्वायरी सिर्फ हैंड्स ऑन लर्निंग का नाम नहीं है। इंक्वायरी में स्टूडेंट्स डेटा कलेक्ट करते हैं, उस डेटा को एनालाइज करते हैं, एविडेंस से कंक्लूजन निकालते हैं और अपनी फाइंडिंग्स को कम्युनिकेट करते हैं। इंक्वायरी एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू भी हो सकती है और कभी कभी बिना एक्सपेरिमेंट के भी की जा सकती है, जैसे डेटा एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन या डिस्कशन के थ्रू। इन सब अप्रोचेस का पर्पस ये है कि बच्चे खुद सोचना सीखें। ठीक है, इसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं फर्स्ट टू स्टेजेस ऑफ इंक्वायरी की तरफ। इंक्वायरी के जो फर्स्ट टू स्टेजेस है उनको समझना ना एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। स्टेज 1 को ट्रेडिशनल या कुक बुक साइंस कहा जाता है। ठीक है, इस स्टेज में स्टूडेंट्स पहले से लर्नड मटेरियल को कंफर्म करते हैं, यानी उनको पहले कॉन्सेप्ट बता दिया जाता है, फिर एक्टिविटी करवाकर वो उस कॉन्सेप्ट को वेरीफाई करते हैं। ठीक है, ये हो गया ट्रेडिशनल या कुक बुक मेथड। ठीक है, स्टेज 2 जो है ये है स्ट्रक्चर्ड इंक्वायरी। इसमें स्टूडेंट्स को क्वेश्चन और प्रोसीजर दिया जाता है, लेकिन वो अपना डेटा खुद कलेक्ट करते हैं और एविडेंस बेस्ड कंक्लूजन खुद बनाते हैं। ये स्टेज ट्रेडिशनल टीचिंग से एक स्टेप आगे की स्टेज है। ठीक है, क्योंकि यहाँ स्टूडेंट्स एक्टिवली इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व होते हैं। लेक्चर 17 का मेन प्रैक्टिकल फोकस जो है वो है आइस को हीट करना और स्टेट चेंजेस ऑब्जर्व करना। इस एक्टिविटी में स्टूडेंट्स ऑलरेडी कुछ टूल्स यूज करना सीख चुके होते हैं, जैसे थर्मामीटर टेम्परेचर मेजर करने के लिए, डिजिटल स्टॉप वॉच टाइम ट्रैक करने के लिए और लाइन ग्राफ्स डेटा रिप्रेजेंट करने के लिए। अब ये टूल्स यूज करके स्टूडेंट्स ऑब्जर्व करते हैं कि आइस हीट होने पर कैसे चेंज होती है। इस स्ट्रक्चर्ड इंक्वायरी में स्टूडेंट्स आइस को, बर्फ को हीट करते हैं, चेंजेस ऑब्जर्व करते हैं, टेम्परेचर रिकॉर्ड करते हैं, टाइम नोट करते हैं और फिर डेटा को टेबल या ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। इस एक्टिविटी का पर्पस ये है कि स्टूडेंट सेलेंट फीचर्स आइडेंटिफाई कर सकें, यानी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस पर फोकस कर सकें। बाद में रिफ्लेक्शन और डिस्कशन के थ्रू वो फॉर्मल डेफिनेशंस और साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग तक पहुंचते हैं। इस लेसन में स्टूडेंट्स कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं। सबसे पहले वो समझते हैं कि मेल्टिंग का मतलब है सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना। जब आइस हीट एब्जॉर्ब करती है तो वो मेल्ट होती है और पानी बन जाती है। इससे स्टूडेंट्स को ये समझ आता है कि आइस मेल्ट होने के लिए हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, स्टूडेंट्स ये भी समझते हैं कि जब पानी को हीट किया जाता है तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, लेकिन जब पानी बॉइलिंग स्टेज पर पहुंच जाता है तो टेम्परेचर जो है वो बढ़ना बंद हो जाता है और कांस्टेंट रहने लगता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बॉइलिंग के दौरान हीट एनर्जी टेम्परेचर इंक्रीज करने के बजाय लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए यूज होती है। ठीक है, स्टूडेंट्स यहाँ ये भी समझते हैं कि बॉइलिंग का मतलब है लिक्विड का गैस में चेंज होना। बॉइलिंग सरफेस पर नहीं बल्कि लिक्विड के अंदर होती है। जब गैस बबल्स लिक्विड के अंदर फॉर्म होते हैं और सरफेस तक बढ़ते हैं तो ये बॉइलिंग की क्लियर साइन होती है। ठीक है, स्टूडेंट्स को ये भी समझाया जाता है कि पानी का बॉइलिंग टेम्परेचर हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस नहीं होता। स्पेशल कंडीशंस, प्रेशर, इंस्ट्रूमेंट्स और एनवायरनमेंट की वजह से बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस आ सकता है। ठीक है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, स्किल्स और एबिलिटीज की तरफ बढ़े तो इस लेसन में स्टूडेंट्स कुछ प्रैक्टिकल स्किल्स भी डेवलप करते हैं। वो हीटेड आइस वाटर के टेम्परेचर मेजर करना सीखते हैं, वो स्टॉप वॉच यूज करके टाइम करेक्टली रीड करना सीखते हैं, वो ऑब्जर्व करते हैं कि बर्फ हीट होने पर पहले मेल्ट होती है, फिर वाटर का टेम्परेचर जो है वो बढ़ता है और फिर बबल्स बनते हैं और फाइनली वाटर बॉइलिंग स्टेज पर पहुंचता है। ठीक है, स्टूडेंट्स टाइम, टेम्परेचर और ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करते हैं। इस तरह वो साइंटिफिक डेटा कलेक्ट करने की जो प्रैक्टिस है वो करते हैं। साइंस में ऑब्जर्वेशन को सिर्फ देखना नहीं समझा जाता है, बल्कि ऑब्जर्वेशन को सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड करना भी इंपॉर्टेंट होता है।
ठीक है। इस एक्टिविटी में स्टूडेंट्स एटीट्यूड्स भी डेवलप करते हैं, वो कोलैबोरेट करना सीखते हैं, ग्रुप में रोल्स असाइन करना सीखते हैं और टास्क को डेलीगेट करना सीखते हैं। ठीक है। एक्सटेंडेड एक्सपेरिमेंट में पेशेंस और परजर्वेंस की जरूरत होती है क्योंकि चेंजेस इमीडिएटली नहीं होते। स्टूडेंट्स को वेट करना, केयरफुली ऑब्जर्व करना और रिपीटेडली मेजरमेंट्स लेना होता है। ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट एटीट्यूड ये है कि साइंटिफिक मेजरमेंट्स हमेशा टेक्स्ट बुक्स फैक्ट्स के एग्जैक्टली सेम नहीं होती। कभी कभी स्पेशल कंडीशंस की वजह से रिजल्ट जो है वो थोड़ा डिफरेंट आ सकता है। इससे स्टूडेंट्स को समझ आता है कि साइंस में एविडेंस इंपॉर्टेंट होता है और मेजरमेंट्स के अंदर एरर या अनसर्टेनिटी भी हो सकती है। ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट के लिए हर स्टूडेंट को वर्कशीट दी जाती है जिसमें प्रोसीजर और ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड करने के स्टेप्स होते हैं। ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स के लिए अल्कोहल इन ग्लास, लैबोरेटरी थर्मामीटर, स्प्रिट लैम्प, ट्राइपॉड विद कॉज, 250 ml बीकर, 3 या 4 आइस क्यूब्स और पानी की सप्लाई होती है। एंटायर क्लास के लिए आइस की सप्लाई और चार्ट पेपर होता है ताकि आइडियाज और ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड की जा सके। इस मटेरियल सिलेक्शन का पर्पस ये है कि स्टूडेंट साइंटिफिक इक्विपमेंट यूज करना सीखें, लेकिन टीचर को सेफ्टी और गाइडेंस का भी ख्याल रखना होता है क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए ये इक्विपमेंट्स न्यू होते हैं। ठीक है। डेमोन्स्ट्रेशन हो जाती है, apparatus सेटअप और प्रोसीजर है कि टीचर apparatus को डायग्राम के मुताबिक सेट करता है। बीकर में क्रश्ड आइस या आइस वाटर होता है। थर्मामीटर को बीकर के सेंटर में इस तरह प्लेस किया जाता है कि बल्ब आइस मास्क के अंदर हो और बॉटम पर रेस्ट ना कर रहा हो। ठीक है। नीचे से ना टकरा रहा हो। इनिशियल टेम्परेचर टाइम 0 पर रिकॉर्ड किया जाता है। टीचर इंश्योर करता है कि थर्मामीटर का लिक्विड थ्रेडफुली कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, फिर रीडिंग नोट की जाए। स्टॉप वॉच स्टार्ट की जाती है और आइस को स्टेडली हीट किया जाता है। फ्लेम को वंस सेट करने के बाद रिपीटेडली एडजस्ट नहीं किया जाता ताकि हीट एनर्जी जो है वो स्टेडी रेट पर आइस वाटर को मिलती रहे। ठीक है। जेंटल फ्लेम यूज की जाती है। एक्सपेरिमेंट तब तक कंटिन्यू होता है जब तक पानी कुछ मिनट्स तक बॉईल ना हो जाए। ठीक है। इस दौरान हर मिनट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जा रहा होता है और ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट की जा रही होती है। ठीक है। साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स में एरर्स मिनिमाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस एक्टिविटी में हर रीडिंग से पहले आइस वाटर को स्टर किया जाता है, चलाया जाता है ताकि टेम्परेचर इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो। थर्मामीटर को आई लेवल पर रीड किया जाता है क्योंकि अगर ऊपर या नीचे से देखा जाए तो रीडिंग रॉन्ग हो सकती है। थर्मामीटर का बल्ब फुल्ली इमर्स्ड होना चाहिए और बीकर के बॉटम पर टच नहीं करना चाहिए वरना रीडिंग एक्यूरेट नहीं आएगी। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो पॉइंट्स है ना, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये शो करते हैं कि स्टूडेंट्स जो है वो सिर्फ एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं बल्कि रिलायबल डेटा कलेक्ट करना भी सीख रहे हैं। तो अक्सर कुछ पॉइंट्स इनमें से एमसीक्यूज वगैरह में पूछ लिए जाते हैं। ठीक हो गया। इसके साथ हमारा लेक्चर 17 कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं लेक्चर 18 की तरफ जो कि है क्लास एक्टिविटी ऑन इन्वेस्टिगेटिंग चेंजेस ऑफ स्टेट। इस लेक्चर में सेम एक्सपेरिमेंट क्लास एक्टिविटी की फॉर्म में कंडक्ट होता है। टीचर क्लासरूम apparatus सेट करता है। स्टूडेंट्स सबसे पहले रूम टेम्परेचर नोट करते हैं। थर्मामीटर स्टैंड में सेट होता है और बीकर में प्रॉपरली प्लेस किया जाता है क्योंकि बच्चों को पहले साइंटिफिक इक्विपमेंट हैंडल करने का एक्सपीरियंस नहीं होता। ठीक है। इसलिए टीचर सेटअप में ज्यादा गाइडेंस देता है। स्टूडेंट के पास स्टॉप वॉच होती है और वो टेम्परेचर सेंटीग्रेड में नोट करते हैं। टीचर इंश्योर करता है कि स्टूडेंट्स मेजरिंग स्केल समझ रहे हैं। सही है। अगर थर्मामीटर की डिवीजन मार्क्ड नहीं है या बच्चों को स्केल रीड करना मुश्किल लगता है तो टीचर उनकी मदद करता है। ठीक है। स्टूडेंट्स को ग्रुप ऑफ 3 में डिवाइड किया जाता है। हर ग्रुप में 3 रोल्स असाइन किए जाते हैं, टाइम कीपर, टेम्परेचर रीडर और रिकॉर्डर। टाइम कीपर जो है वो स्टॉप वॉच से टाइम नोट करता है। टेम्परेचर रीडर थर्मामीटर रीडिंग लेता है और रिकॉर्डर जो है वो वर्कशीट में टाइम, टेम्परेचर और ऑब्जर्वेशंस को लिखता है। ये रोल असाइन करना सिर्फ क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए नहीं बल्कि इससे स्टूडेंट टीम वर्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी और कोलैबोरेशन सीखते हैं। ठीक है। साइंस क्लासरूम में ग्रुप वर्क का मकसद ये होता है कि स्टूडेंट्स एक दूसरे की हेल्प करें, आइडियाज शेयर करें और कलेक्टिवली डेटा कलेक्ट करें।
ठीक है। टीचर वर्कशीट एक्सप्लेन करता है। वर्कशीट में कॉलम्स होते हैं टाइम, टेम्परेचर और ऑब्जर्वेशन के। स्टूडेंट्स का फोकस ये होता है कि आइस वाटर हीट होने के दौरान स्टेजेस को ऑब्जर्व करें। वो देखते हैं कि आइस कब मेल्ट होती है, वाटर कब वार्म होता है, बबल्स कब अपीयर होते हैं और बॉइलिंग कब स्टार्ट होती है। ठीक है। टीचर एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट से पूछता है कि उनके कोई क्वेश्चंस वगैरह तो नहीं है। ठीक है। फिर टीचर स्प्रिट लैम्प जलाता है, फ्लेम लो रखी जाती है क्योंकि स्टूडेंट्स का पहला एक्सपीरियंस होता है और सेफ्टी यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। लेक्चर 18 में टीचर ने कुछ इश्यूज भी आइडेंटिफाई किए हैं। पहला इशू ये था कि स्टूडेंट्स को स्टॉप वॉच यूज करके 30 सेकेंड्स के इंटरवल पर टेम्परेचर रिकॉर्ड करना मुश्किल लग रहा था। ठीक है। दूसरा इशू ये फेस किया गया था कि कुछ स्टूडेंट्स थर्मामीटर के अनमार्क्ड डिवीजन इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे थे। ये दोनों इश्यूज इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये शो करते हैं कि साइंस लर्निंग में कंटेंट के साथ मेजरमेंट स्किल्स भी जरूरी हैं। टीचर का रोल यहाँ फैसिलिटेटर का होता है। टीचर स्टूडेंट की डिफिकल्टी आइडेंटिफाई करता है और फिर उनको स्केल रीडिंग, टाइमिंग और ऑब्जर्वेशन में गाइड करता है। लेक्चर 18 का एक इंपॉर्टेंट एडिशनल कॉन्सेप्ट ये है कि टाइम एंड स्पेस फॉर साइंस। गुड साइंस इन्वेस्टिगेशन शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों तरीकों से एक्सटेंडेड टाइम में होती है। बच्चों को किसी फिनोमेना के साथ एंगेज होने के लिए टाइम चाहिए होता है। अगर क्लासरूम शेड्यूल बहुत टाइट हो और सिर्फ 20 या 30 मिनट्स की एक्टिविटी हो तो स्टूडेंट्स इंक्वायरी स्टार्ट तो कर लेते हैं लेकिन उसे कंटिन्यू नहीं कर पाते। अगर साइंस वर्क एपिसोडिक हो यानी रेगुलर बेसिस पर अवेलेबल ना हो तो कंटिन्यूटी जो है वो लूज हो जाती है और स्टूडेंट्स स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन्स ड्रॉ नहीं कर पाते। इसलिए साइंस को डॉक्यूमेंट करना, डिस्कस करना और रेगुलरली रिविजिट करना जरूरी है। साइंस के लिए स्पेस भी जरूरी होती है। अगर बच्चे किसी फिनोमेना के साथ डीपली एंगेज हैं तो एक्टिविटी क्लासरूम के डिफरेंट एरियाज या आउटडोर्स में स्प्रेड हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, स्ट्रक्चर्स ब्लॉक एरिया में बन सकते हैं। सीड्स को जर्मिनेट करने के लिए एक जगह चाहिए, प्लांट्स को ग्रो करने के लिए स्पेस चाहिए और शैडोज इन्वेस्टिगेट करने के लिए डार्कन कॉर्नर्स चाहिए। फ्लैशलाइट, लैंप और स्क्रीन की जरूरत भी हो सकती है। ठीक है। इसका इम्प्लीकेशन ये है कि कभी कभी साइंस स्टडी के लिए क्लासरूम रूटीन को एडजस्ट करना पड़ता है। मॉर्निंग साइकिल टाइम को साइंस टॉक में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसके लिए ड्रामेटिक प्ले कॉर्नर को शैडो पपेट थिएटर बनाया जा सकता है और वाटर टेबल को किसी स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए रिजर्व किया जा सकता है। ठीक है। इसके साथ ही हमारा लेक्चर 18 भी मुकम्मल होता है। लेक्चर 19 की तरफ बढ़ते हैं जो कि है चेंजेस ऑफ स्टेट बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन। मैटर की 3 मेन स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड का डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। इसका मतलब है कि सॉलिड अपनी शेप और वॉल्यूम मेंटेन करता है। अगर आप एक पत्थर या आइस क्यूब को डिफरेंट कंटेनर में प्लेस करें तो उसकी शेप सेम ही रहेगी। ठीक है। लिक्विड का डेफिनेट वॉल्यूम होता है लेकिन डेफिनेट शेप नहीं होती। लिक्विड कंटेनर की शेप ले लेता है। अगर पानी ग्लास में हो तो ग्लास की शेप फॉलो करता है और अगर बोल में डाल दिया जाए तो बोल की शेप फॉलो करता है। ठीक। गैस का ना डेफिनेट शेप होता है और ना ही डेफिनेट वॉल्यूम। गैस कंटेनर के तमाम पार्ट्स में स्प्रेड हो जाती है और कंटेनर को कंप्लीटली फिल कर देती है। ठीक है। जैसे एयर, हवा जो है वो रूम के अंदर हर तरफ फैली हुई होती है। ठीक है। इस तरह से पर्टिकुलेट मॉडल ऑफ मैटर की बात करें तो पर्टिकुलेट मॉडल के मुताबिक मैटर टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना होता है। ये पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि नेकेड आई से नजर नहीं आते। ठीक है। लेकिन मैटर की प्रॉपर्टीज इन इनविजिबल पार्टिकल्स के बिहेवियर से एक्सप्लेन की जा सकती हैं। सॉलिड में पार्टिकल्स जो हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। वो अपनी फिक्स्ड पोजीशन के अराउंड वाइब्रेट करते हैं लेकिन फ्रीली मूव नहीं कर सकते। इन पार्टिकल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हैं वो बहुत स्ट्रांग होती हैं। इसी वजह से सॉलिड का डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। ठीक है। लिक्विड में क्या होता है कि लिक्विड में पार्टिकल्स सॉलिड के पार्टिकल्स के कंपैरिजन में फास्टर मूव करते हैं। वो अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं लेकिन कंप्लीटली फ्री नहीं होते।
लिक्विड पार्टिकल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस सॉलिड से वीकर होती हैं। इसी वजह से लिक्विड डेफिनेट वॉल्यूम तो रखता है लेकिन डेफिनेट शेप नहीं रखता। ठीक, गैस में पार्टिकल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है वो बहुत ही वीक होती हैं। गैस पार्टिकल्स जो है वो फ्रीली मूव करते हैं और कंटेनर के तमाम पार्ट्स में फैल जाते हैं। इसी वजह से गैस का ना डेफिनेट वॉल्यूम होता है और ना ही डेफिनेट शेप। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं चिल्ड्रन मॉडलिंग डिफरेंट स्टेट्स की। टीचर जो है वो बच्चों को डिफरेंट स्टेट्स मॉडल करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। सॉलिड मॉडल करने के लिए 12 से 20 बच्चे एक एरे में खड़े होते हैं और अपनी जगह के अराउंड थोड़ा सा बैक एंड फोर्थ मूव करते हैं। इससे शो होता है कि सॉलिड का वेल डिफाइंड शेप होता है। ठीक है, लिक्विड मॉडल करने के लिए क्या होता है कि बच्चे इनिशियली एरे बनाते हैं लेकिन हर बच्चा अपने नियरेस्ट नेबर के अराउंड मूव करता है। इससे बच्चों को ये पता चलता है कि लिक्विड का वेल डिफाइंड शेप नहीं होता लेकिन पार्टिकल्स जो हैं वो अभी भी रिलेटिवली क्लोज होते हैं। गैस मॉडल करने के लिए बच्चे क्लासरूम में रैंडमली रन करते हैं। इससे उन्हें पता चलता है कि गैस कंप्लीटली रूम को फिल कर देती है और उसके पार्टिकल्स फ्रीली मूव करते हैं। इसके बाद बात करते हैं हीट एनर्जी एंड चेंजेस ऑफ स्टेट की। जब सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है या लिक्विड गैस में चेंज होती है तो हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। फॉर एग्जांपल आइस जब लिक्विड वाटर बनने के लिए मेल्ट होती है तो वो वार्मर सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करती है। इसी तरह बॉइलिंग वाटर में लिक्विड वाटर हीट एब्जॉर्ब करके स्टीम या गैस में कन्वर्ट होता है। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में देखें, यानी गैस से लिक्विड या लिक्विड से सॉलिड बनने में हीट जो है वो लूज होती है। ठीक है, कि जब भाप जो है वो वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होती है तो कंडेंसेशन होती है। ठीक है, और जब पानी फ्रीजर में रखा जाता है तो वो फ्रीज होने लगता है। क्या होता है कि लिक्विड से सॉलिड बनने के प्रोसेस में हीट लूज हो रही है। सही है, इस कॉन्सेप्ट को डेली लाइफ एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि अगर आप बर्फ को फ्रिज से बाहर रखें तो वो वार्मर सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करती है और फिर मेल्ट होना शुरू हो जाती है। अगर बॉइलिंग वाटर से स्टीम निकलती है और किसी ठंडी सरफेस से टच करती है तो फिर वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं। अगर लिक्विड वैक्स जो है वो आपके हाथ पर गिरकर सॉलिड हो जाए तो वो हीट लूज करके सॉलिडिफाई करता है। ठीक है, आई होप कि ये समझ रहे होंगे सारे कॉन्सेप्ट्स आप। ठीक है, बहुत इजी से हैं, हम अपने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं साइंस में सारी चीजें। आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू चेंजेस ऑफ स्टेट की तरफ। मेल्टिंग पॉइंट उस टेम्परेचर को कहते हैं जिस पर सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है। बॉइलिंग पॉइंट उस टेम्परेचर को कहते हैं जिस पर लिक्विड गैस में चेंज होती है। मेल्टिंग का मतलब है सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना। फ्रीजिंग का मतलब है लिक्विड का सॉलिड में चेंज होना। बॉइलिंग का मतलब है लिक्विड का गैस में चेंज होना एट सब्सटेंसेस बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, कंडेंसेशन का मतलब है गैस का लिक्विड में चेंज होना। इवेपोरेशन का मतलब है लिक्विड का गैस में चेंज होना सरफेस पर, और ये ऑल टेम्परेचर्स पर हो सकती है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट प्योर सब्सटेंसेस की कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, इसके बाद जो है वो हम डिफरेंस की तरफ आते हैं बिटवीन बॉइलिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। बॉइलिंग एक प्रोसेस है जिसमें लिक्विड गैस में चेंज होती है। बॉइलिंग लिक्विड के अंदर से होती है। जब बबल्स लिक्विड के अंदर फॉर्म होते हैं, सरफेस की तरफ बढ़ते हैं और स्टीम बनने लगती है तो हम कहते हैं कि बॉइलिंग हो रही है। ठीक है, ये बॉइलिंग है। और बॉइलिंग पॉइंट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस पर लिक्विड गैस में चेंज होती है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट को आइडेंटिफाई करना एक इंपॉर्टेंट साइन है कि टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाता है और कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, यानी पानी गर्मी जो है वो एब्जॉर्ब करता रहता है लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता क्योंकि एनर्जी स्टेट चेंज में यूज हो रही होती है। एग्जाम के लिए ना ये स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर पूछा जाता है कि बॉइलिंग का क्या प्रोसेस है या बॉइलिंग में और बॉइलिंग पॉइंट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो ये एग्जाम के हवाले से एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप जरूर देखिएगा।
ठीक है। इसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं, ड्रामेटिक एक्सपेरिमेंट्स मेकिंग रेनफॉल। लेक्चर 19 में ड्रामेटिक एक्सपेरिमेंट्स का कॉन्सेप्ट भी दिया गया है, जिसमें बच्चों को कंडेंसेशन और रेनफॉल जैसी चीजें जो है वो प्रैक्टिकल फॉर्म में दिखाई जा सकती हैं। मेकिंग रेनफॉल एक्सपेरिमेंट में हॉट वाटर से स्टीम बनती है और जब स्टीम ठंडी सरफेस से टच करती है तो ड्रॉपलेट्स बन जाती है। ये प्रोसेस कंडेंसेशन को शो करता है। इसी तरह नेचर में क्लाउड्स और रेनफॉल के कॉन्सेप्ट्स को भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। ठीक है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी इस लेक्चर का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। स्टूडेंट्स ने हाइपोथेसिस बनाई कि अगर स्टीमी हॉट वाटर बीकर में हो तो प्लास्टिक लिड पर मिस्ट नहीं बनेगी। टीचर ने 2 बीकर्स लिए और दोनों में हॉट वाटर डाला। एक बीकर पर कार्डबोर्ड लिड रखी और दूसरे पर प्लास्टिक लिड। ठीक है। दोनों लिड्स पर मैग्नीफाइंग ग्लासेस रखे गए। ऑब्जर्वेशन में क्लियर मिस्ट जो है वो कार्डबोर्ड लिड वाले मैग्नीफाइंग ग्लास पर नजर आई, जबकि प्लास्टिक लिड वाले मैग्नीफाइंग ग्लास पर कुछ नहीं था। टीचर ने स्टूडेंट्स को बताया कि हाइपोथेसिस रिजेक्ट भी हो सकती है। साइंस में हम हाइपोथेसिस को फाइनल प्रूफ नहीं कहते, बल्कि रिजल्ट्स उसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिफिक एटीट्यूड है। एविडेंस के मुताबिक अपनी थिंकिंग को चेंज करना साइंस का कोर है। ठीक है। दूसरे हाइपोथेसिस टेस्ट में टीचर ने पैन में पानी लिया जो कि चूल्हे पर हीट किया। जब स्टीम निकलने लगी, टीचर ने दूसरा ड्राई पैन लिया और उसमें बर्फ डाल दी। फिर ड्राई पैन को स्टीम के ऊपर रखा गया। जब स्टीम ने ड्राई और कोल्ड सरफेस को टच किया तो सरफेस पर वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म होने लगे। ये ऑब्जर्वेशन कंडेंसेशन को शो करती है। स्टीम गैस स्टेट में होती है, लेकिन कोल्ड सरफेस से कांटेक्ट के बाद लिक्विड वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है। लेक्चर 19 के एंड पर सीक्वेंस ऑफ लर्निंग फेज सी का कंटिन्यूएशन भी डिस्कस होता है। पार्ट 2 में स्टूडेंट्स चेंज ऑफ स्टेट का मास पर इफेक्ट डिस्कस करते हैं। वो इंक्वायरी डिजाइन और कंडक्ट करते हैं ताकि इन्वेस्टिगेट कर सके। आइस मेल्ट होने पर मास के साथ क्या होता है। ठीक है। स्टूडेंट्स रिजल्ट्स एनालाइज करते हैं और एक्सपेरिमेंटल एरर की नेचर और सोर्सेस डिस्कस करते हैं। फिर स्टूडेंट प्रेडिक्शन टेस्ट करने के लिए इंक्वायरी डिजाइन करते हैं कि जब पानी फ्रीज होता है तो उसके मास के साथ क्या होता है। डिस्कशन के थ्रू स्टूडेंट्स कंजर्वेशन ऑफ मास का कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलप करते हैं, यानी चेंज ऑफ स्टेट के दौरान सब्सटेंस की स्टेट चेंज होती है लेकिन मास जनरली कंजर्व रहता है। ठीक है। पार्ट 3 में स्टूडेंट्स एवेपोरेशन और बॉइलिंग के बारे में अपने प्योर आइडियाज शेयर करते हैं। फिर वो एवेपोरेशन इन्वेस्टिगेट करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं कि एवेपोरेशन की रेट पर किन फैक्टर्स का इफेक्ट होता है। ये फैक्टर्स हैं टेम्परेचर, विंड, एयर मूवमेंट, सरफेस एरिया और टाइप ऑफ लिक्विड। इस प्रोसेस में स्टूडेंट्स फेयर टेस्ट प्लान करना भी सीखते हैं। फेयर टेस्ट का मतलब है कि एक्सपेरिमेंट में सिर्फ एक वेरिएबल चेंज किया जाए और बाकी वेरिएबल्स कांस्टेंट रखे जाएं। इससे रिजल्ट जो है वो रिलायबल होता है। ठीक है। इसके बाद जो है हम बात करते हैं एक्सप्लोरिंग एवेपोरेशन एंड कंडक्टिंग फेयर टेस्ट की। एवेपोरेशन को एक्सप्लोर करते वक्त स्टूडेंट्स बॉइलिंग के साथ कंपैरिजन भी करते हैं। बॉइलिंग लिक्विड के अंदर होती है और बॉइलिंग पॉइंट पर होती है, जबकि एवेपोरेशन लिक्विड की सरफेस पर होती है और ऑल टेम्परेचर्स पे, तमाम टेम्परेचर्स पे हो सकती है। फॉर एग्जांपल कि अगर गीले कपड़े जो हैं वो कमरे में रखे हों, रूम टेम्परेचर पर हो, तो भी वो ड्राई तो हो जाते हैं क्योंकि पानी उनका जो होता है वो एवोपरेट होता रहता है, इसलिए वो कपड़े सूख जाते हैं। ठीक है। स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई करते हैं कि टेम्परेचर बढ़े तो एवेपोरेशन जो है वो तेज हो जाती है। हवा की जो मूवमेंट ज्यादा हो अगर तो एवेपोरेशन तेज हो जाती है। ठीक है। सरफेस एरिया ज्यादा हो तो एवेपोरेशन फास्ट हो जाती है। टाइप ऑफ लिक्विड भी एवेपोरेशन रेट को इफेक्ट करता है। स्टूडेंट्स प्रेडिक्शन बनाते हैं और टेस्ट टेबल क्वेश्चंस फ्रेम करना सीखते हैं। टेस्ट टेबल क्वेश्चंस वो होता है जिसे एक्सपेरिमेंट या ऑब्जर्वेशन के थ्रू आंसर किया जा सके। फिर वो डिसाइड करते हैं कि एक्सपेरिमेंट में क्या चेंज करना है, क्या सेम रखना है और किस चीज को मेजर करना है। इसके बाद वो मटेरियल सिलेक्ट करते हैं, एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं और रिजल्ट्स कलेक्टिव इवैल्यूएशन के लिए प्रेजेंट कर देते हैं।
साइंस लर्निंग में डिस्कशन और रिप्रेजेंटेशन दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। डिस्कशन स्मॉल ग्रुप्स में भी हो सकती है और होल क्लास में भी। डिस्कशन से बच्चे अपने एक्सपीरियंस के बारे में सोचते हैं, दूसरों के आइडियाज सुनते हैं और अपने आइडियाज पर रिफ्लेक्ट करते हैं। इससे साइंटिफिक रीजनिंग डेवलप होती है। रिप्रेजेंटेशन का मतलब है अपनी ऑब्जर्वेशंस और आइडियाज को डिफरेंट फॉर्म्स में प्रेजेंट करना, जैसे ड्राइंग, राइटिंग, कोलाज, टेबल्स, ग्राफ्स या ओरल एक्सप्लेनेशन। रिप्रेजेंटेशन जो है ये स्टूडेंट्स को क्लोजली ऑब्जर्व करने पर मजबूर करती है और उनकी वोकैबुलरी और लैंग्वेज स्ट्रक्चर डेवलप करती है। जॉर्ज फॉरमैन के मुताबिक सिर्फ एक्सपीरियंस बेस्ट टीचर नहीं होता, बल्कि एक्सपीरियंस पर रिफ्लेक्शन उसे एजुकेशनल बनाता है। ठीक है जी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बातें मैं आपको बता देती हूँ कि देखिए फाइनल टर्म्स के लिए ना ये जरूर याद रखें आप लोग के चेंजेस ऑफ स्टेट में हीट एनर्जी का रोल जो है वो सेंट्रल है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में हीट एब्जॉर्ब होती है, जबकि फ्रीजिंग और कंडेंसेशन में हीट लूज होती है। ठीक है, बॉइलिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। बॉइलिंग लिक्विड के अंदर बबल्स की फॉर्मेशन के साथ होती है, जबकि इवेपोरेशन सरफेस पर होती है और तमाम टेम्परेचर्स पर हो सकती है। इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना चाहिए कि साइंटिफिक इंक्वायरी में ऑब्जर्वेशन, मेजरमेंट, डेटा रिकॉर्डिंग, ग्राफिंग, इंटरप्रिटेशन और कम्युनिकेशन सब इंपॉर्टेंट है। टीचर का रोल सिर्फ इंफॉर्मेशन देना नहीं है, बल्कि स्टूडेंट को गाइड करना, उनकी प्रियोर नॉलेज असेस करना, मिसकंसेप्शन आइडेंटिफाई करना और एक्टिविटीज के थ्रू साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है। ठीक है जी, तो अगर इस कंबाइन लेक्चर को मैं कंक्लूड कर दूं तो इन लेक्चर्स का मेन मैसेज ये है कि साइंस को सिर्फ बुक नॉलेज के तौर पर नहीं पढ़ना चाहिए। साइंस एक प्रोसेस है जिसे हम ऑब्जर्व करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं, प्रेडिक्शंस करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, फाइंडिंग्स इंटरप्रेट करते हैं और फिर अपनी अंडरस्टैंडिंग को कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, चेंजेस ऑफ स्टेट का टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बच्चों की डेली लाइफ एक्सपीरियंसेस से कनेक्टेड है। बर्फ का मेल्ट होना, पानी का बॉईल होना, स्टीम का ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होना, गीले कपड़ों का ड्राई हो जाना और फ्रीजर में पानी का बर्फ बन जाना, ये सब साइंस के एग्जाम्पल्स हैं। टीचर का काम ये है कि वो इन डेली एक्सपीरियंसेस को साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स के साथ कनेक्ट करे और स्टूडेंट्स को एविडेंस बेस्ड थिंकिंग की तरफ लेके जाए। ठीक है जी, इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर यहाँ मुकम्मल होता है। मुझे उम्मीद है कि ये तमाम टॉपिक्स जो हैं वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपकी कोई क्यूरी हो, कोई सवाल हो या आप कोई फीडबैक देना चाहें इस लेक्चर के हवाले से तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगी आपको टाइमली रिस्पॉन्स देने की। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलिएगा और मेरे लेक्चर्स को वर्चुअल यूनिवर्सिटी के डिफरेंट ग्रुप्स पे जरूर शेयर करें ताकि आपकी तरह बाकी स्टूडेंट्स भी इन लेक्चर से फायदा हासिल कर सके। मैं इंशाअल्लाह ताला अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगी। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।